नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान के भाग 3 केंद्र सरकार की। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी उच्चतम न्यायालय के गठन की, न्यायाधीशों की नियुक्ति की और न्यायाधीशों को भैया किस प्रकार से हटाया जाता है, उनकी शपथ की, उनकी योग्यताओं की। और इस वीडियो में बात करेंगे हम उच्चतम न्यायालय की शक्तियों की एवं उसके क्षेत्राधिकार की। तो चलिए बात करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। संविधान में उच्चतम न्यायालय की व्यापक शक्तियों एवं क्षेत्राधिकारों को उल्लेखित किया गया है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय की तरह यह न केवल संघीय न्यायालय है बल्कि ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह अपील का अंतिम न्यायालय है, बल्कि यह संविधान और भारत के नागरिकों के अधिकारों का गारंटर भी है। इसके अलावा यह एक परामर्शदात्री एवं सर्वोच्च शक्ति है। इसलिए संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य कौन अल्लादी कृष्ण अय्यर ने कहा था कि भारत के उच्चतम न्यायालय को विश्व के किसी अन्य सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में ज्यादा शक्तियां प्राप्त हैं। सबसे पावरफुल कोर्ट किसकी है? इंडिया की है। उच्चतम न्यायालय की शक्ति एवं न्याय क्षेत्रों को निम्नलिखित तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, मूल क्षेत्राधिकार। दूसरा, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। तीसरा, अपीली। चौथा, सलाहकार क्षेत्राधिकार। पांचवा, अभिलेखों का न्यायालय। छठवा, न्यायिक समीक्षा की शक्ति। और सातवां, अन्य शक्तियां। ठीक, चलिए तो बात करते हैं मूल क्षेत्राधिकार की। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर संघीय न्यायालय की तरह निर्णय देता है। किसी भी विवाद को जो पहला, केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के बीच हो। दूसरा, केंद्र और कोई राज्य या राज्यों का एक तरफ होना एवं एक या अधिक राज्यों का दूसरी तरफ होना। ठीक। तीसरा, दो या अधिक राज्यों के बीच। उपरोक्त संघीय विवाद पर उच्चतम न्यायालय में विशेष मूल न्याय क्षेत्र निहित है। विशेष का अर्थ है किसी अन्य न्यायालय को विवादों के निपटाने में इस तरह की शक्तियां नहीं दी गईं। ठीक। उच्चतम न्यायालय के विशेष आधारभूत न्यायाधिकरण के संबंध में दो बिंदुओं को ध्यान रखना चाहिए। पहला, विवाद ऐसा हो जिस पर विधिक अधिकार निहित हो। इस तरह राजनीतिक प्रकृति का प्रश्न इसमें समाहित नहीं होना चाहिए। दूसरा, किसी नागरिक द्वारा केंद्र या राज्य के विरुद्ध लाए गए मामले को इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक। और इस तरह उच्चतम न्यायालय के इस न्याय क्षेत्र में निम्नलिखित समाहित नहीं है। मतलब ये जो आपके, अब मैं आपको पॉइंट बताऊंगा, ये जो हैं वो आपके उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर होंगे। कोई विवाद जो किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा, सनद एवं अन्य समान संस्थाओं को लेकर उत्पन्न हुआ हो। ठीक। दूसरा, कोई विवाद जो संधि, समझौते आदि के बाहर पैदा हुआ हो, जिसमें विशेष तौर पर यह व्यवस्था हो कि संबंधित न्याय क्षेत्र उस विवाद से संबंधित नहीं है। ठीक। तीसरा, अंतर्राज्यीय जल विवाद, वित्त आयोग के संदर्भ वाले मामले। पांचवा, केंद्र एवं राज्यों के बीच कुछ खर्चों व पेंशन को समझौता। छठवां, केंद्र व राज्यों के बीच वाणिज्यिक प्रकृति वाला साधारण विवाद। और सातवां, केंद्र के खिलाफ राज्य के किसी नुकसान की भरपाई। बात करते हैं दूसरे की, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। संविधान ने उच्चतम न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकारों के रक्षक एवं गारंटर के रूप में स्थापित किया है। उच्चतम न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध एवं अधिकार प्रक्षा आदि पर न्यायादेश जारी कर
विक्षिप्त नागरिक के मूल अधिकार की रक्षा कर सके। ठीक, अनुच्छेद 32 के अनुसार। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय को मूल न्यायाधिकार प्राप्त है और नागरिक को अधिकार है कि वह बिना अपील याचिका के सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक, अब बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार की। जैसा कि पूर्व में बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय न केवल भारत के संघीय न्यायालय के उत्तराधिकारी की तरह है, बल्कि यह ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल के स्थान पर स्थानांतरित है। ठीक, जो अपीलीय का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है। इसके अपीलीय न्याय क्षेत्र को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा गया है। संवैधानिक मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील और विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। बात करते हैं संवैधानिक मामले की। संवैधानिक मामलों में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, उसमें जो हाई कोर्ट है उसके फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है यदि हाई कोर्ट इसे प्रभावित करे कि मामले में विधि का पूरक प्रश्न निहित है, जिसमें संविधान की व्याख्या निहित है। अनुचित फैसले के आधार पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील की जा सकती है। बात करते हैं दीवानी मामले की। दीवानी मामलों के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें किसी भी मामले को लाया जा सकता है, जैसे मामला सामान्य महत्व के पूरक प्रश्न पर आधारित हो और ऐसा प्रश्न जिसका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है। बात करते हैं तीसरे आपराधिक मामले की। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के आपराधिक मामलों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई करता है यदि उच्च न्यायालय ने आरोपी व्यक्ति के दोष मोचन के आदेश को पलट दिया हो, उसे सजाए मौत दे दी हो। दूसरा, किसी अधीनस्थ न्यायालय से मामला लेकर आरोपी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया हो, उसे सजाए मौत दी हो। किसने? हाई कोर्ट ने। और यह प्रमाणित करे कि संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने योग्य है। ठीक, अब बात करते हैं विशेष अनुमति द्वारा अपील की। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसको इस बात का अधिकार है कि अपना मत, जो अपना वोट है, विशेष अनुमति प्राप्त अपील को दे, जो कि किसी भी फैसले से संबंधित या मामले से संबंधित हो सकती है। फैसला किसी न्यायालय या पंचायतों से संबंधित हो। इस व्यवस्था में निम्नलिखित 4 बिंदु आते हैं। कौन से? पहला, यह एक विवेकानुसार शक्ति है और इसलिए इसका अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता। दूसरा, किसी भी फैसले में इसका मत या तो अंतिम होता है या अंतरिम। तीसरा, यह किसी भी मामले से संबंधित हो सकता है, संवैधानिक, दीवानी, आपराधिक, आयकर, श्रम, राजस्व, वकील आदि। ठीक, और चौथा, इसे किसी भी न्यायालय या पंचायत के खिलाफ किया जा सकता है, केवल जो हमारा हाई कोर्ट है उसके खिलाफ ही जरूरी नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं सलाहकार क्षेत्राधिकार की। संविधान अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को 2 श्रेणियों के मामलों में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उससे राय लेने के अधिकार हैं। पहला, सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर। दूसरा, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते, प्रसंविदा आदि सनद मामलों पर किसी विवाद के उत्पन्न होने पर। पहले मामले में सार्वजनिक महत्व के किसी मसले पर विधिक प्रश्न उठने पर, यह है पहला मामला। पहले मामले में उच्चतम न्यायालय अपना मत भी दे सकता है और देने से इनकार भी कर सकता है। दूसरे मामले में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य है। दोनों ही मामलों में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसका जो मत है सिर्फ सलाह होती है, मतलब ये अपनी सलाह दे सकते हैं। ठीक, इस तरह राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य नहीं है, ठीक, कि वह इस सलाह को माने ही।
अब बात करते हैं पांचवें की, अभिलेख न्यायालय। अभिलेखों के न्यायालय के रूप में उच्चतम न्यायालय के पास दो शक्तियां हैं। पहली, उच्चतम न्यायालय की कार्यवाही एवं उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख व साक्ष्य के रूप में रखे जाएंगे। इन अभिलेखों पर किसी अन्य अदालत में चल रहे मामले के दौरान प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि भैया जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ये गलत है। ठीक, उन्हें विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किया जाएगा। दूसरा, इसके पास मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके पास न्यायालय की अवमानना पर दंडित करने का अधिकार है। इसमें 6 साल के लिए सामान्य जेल या 2,000 रुपये तक अर्थदंड दोनों शामिल हैं। 1991 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि दंड देने की यह शक्ति न केवल सुप्रीम कोर्ट में निहित है, बल्कि ऐसा अधिकार आपका हाई कोर्ट को भी है और उसके नीचे जो अदालतें हैं उसको भी है। बात करते हैं न्यायिक समीक्षा की शक्ति की। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसमें न्यायिक समीक्षा की शक्ति शामिल है। इसके तहत वह केंद्र व राज्य दोनों स्तरों पर विधायी व कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकता है और उन्हें असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकता है यदि उनमें कुछ गलत लगता है, और इसके बाद सरकार उन्हें लागू नहीं कर सकती। ठीक, अब बात करते हैं अन्य शक्तियों की। यह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में किसी प्रकार के विवाद का निपटारा करते हैं। हर प्रकार का विवाद का निपटारा कहाँ होगा? ये होगा भैया सुप्रीम कोर्ट में। ठीक, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित। दूसरा, यह संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों के व्यवहार एवं आचरण की जांच भी करता है उस संदर्भ में जिसे राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया गया है। और तीसरा, अपने स्वयं के फैसले की समीक्षा करने की शक्ति इससे है। यदि इसने कोई फैसला ले लिया है, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये फैसला शायद हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, तो वह कर सकता है। ठीक, इस तरह यह अपने पूर्व के फैसले पर अडिग रहने को बाध्य नहीं है कि भैया मैं वचन देता हूँ, मैं आज से ये करता हूँ। नहीं, वो अपना वचन बदल भी सकते हैं व्यक्तियों के भविष्य को और व्यक्तियों के भले को लेकर। ठीक, संक्षेप में उच्चतम न्यायालय स्वयं सुधार संस्था है। उदाहरण के लिए केशवानंद भारती मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले गोलकनाथ मामले 1967 से हटकर फैसला दिया था। अब बात करते हैं चौथे की। उच्च न्यायालयों में लंबित पड़े मामलों को यह मंगवा सकता है और उनका निपटारा कर सकता है। पांचवा, इसकी विधियां भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्य होंगी। इसके डिक्री या आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं छठवें की। यह संविधान का इकलौता व्याख्याता है। यह संविधान की विभिन्न उपबंधों एवं उसमें निहित तत्वों को अंतिम रूप प्रदान करता है। बात करते हैं सातवीं अन्य शक्ति की। इसे न्यायिक अधीक्षण की शक्ति प्राप्त है और इसका देश के सभी न्यायालयों एवं पंचायतों के क्रियाकलापों पर नियंत्रण है। उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों को केंद्रीय सूची से संबंधित मामलों पर संसद द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। ठीक, घटाया नहीं जा सकता, विस्तारित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। और इसके न्याय क्षेत्र एवं शक्ति अन्य मामलों में केंद्र एवं राज्यों के बीच विशेष समझौते के तहत विस्तारित किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ताओं की। उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को निम्न 3 वर्गों में बांटा गया। पहला, वरिष्ठ अधिवक्ता। ये वे वरिष्ठ अधिवक्ता होते हैं जिन्हें उच्चतम न्यायालय वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता देता है। न्यायालय ऐसे किसी भी अधिवक्ता को जो उसकी नज़र में ख्यात विधिवेत्ता हो, कानूनी मामलों में दक्ष हो, संविधान का विशेष ज्ञान रखता हो तथा बार की सदस्यता प्राप्त हो। बार यानी वकीलों का एक पेशेवर संघ। ठीक, उसकी सहमति से वरिष्ठ अधिवक्ता नियुक्त कर सकता है।
वरिष्ठ अधिवक्ता बिना अधिवक्ता ऑन रिकॉर्ड के बहस में उपस्थित नहीं हो सकता। ठीक, अब बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। केवल इस प्रकार के अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार का रिकॉर्ड पेश कर सकते हैं एवं अपील फाइल कर सकते हैं। ये किसी पार्टी की ओर से, मान लो बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश भी हो सकते हैं। और ये भैया वही हैं जिनके बिना वरिष्ठ अधिवक्ता बैठक में उपस्थित यानी बहस में उपस्थित नहीं होगा। अब बात करते हैं अन्य अधिवक्ताओं की। ये वे अधिवक्ता होते हैं जिनका नाम अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अंतर्गत किसी राज्य बार काउंसिल में दर्ज होता है। बार काउंसिल यानी वकीलों का एक पेशेवर संघ। ये किसी भी पार्टी की ओर से उच्चतम न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं तथा बहस कर सकते हैं, लेकिन इन्हें उच्चतम न्यायालय में कोई दस्तावेज या मामला दायर करने का अधिकार नहीं होता। तो चलिए आज का वीडियो हम करते हैं यही समाप्त। अगले वीडियो में बात करेंगे हम न्यायिक समीक्षा की। थैंक यू।